All the dignitaries, please come on a stage. Sri Sundar Kumar Bagde sir, Sri IP Gautam sir, Mrs. Renu Bala Gupta ji, Mayor Madam, Mrs. Indrajit Yadav ji, Mayor Madam, Salabh Goyal sir, please come on a stage. Good afternoon, distinguished guests, dignitaries, and esteemed participants. I am Sunil Kumar, Deputy Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs, and on behalf of the Ministry, I am privileged and honored to welcome you all to the 18th Urban Mobility India Conference cum Exhibition 2025. This technical session is on making cities more livable. And the session is being graciously chaired by Dr. Surinder Kumar Bagde, Director General, National Center for Good Governance. Sir has spent more than 32 years in Indian administrative service. In his executive career, he has promoted domestic and foreign direct investment in various sectors in the state of Maharashtra and was involved in the formulation of state policies for information technologies and biotechnology sector during his stint at Maharashtra Industrial Development Corporation. Dr. Bagde was General Manager of Waste for 4 years and during COVID-19 period also. Dr. Bagde sir will do the context setting for the session. Guiding the discussion as the moderator is Dr. IP Gautam sir. He is IS officer, former member Lokpal of India. Dr. Gautam began his career with Indian Revenue Service as an Assistant Commissioner of Income Tax and joined Indian Administrative Service in 1986. He has been instrumental for implementing projects like Ahmedabad BRTS, Jain Marg, Kankaria Lake Front and Sabarmati River Front Development Project. Dr. Gautam was Vice Chairman and Managing Director of Gujarat Metro Rail Corporation during 2013 to 2019 for implementation of Ahmedabad and Surat Metro Rail projects in Gujarat. To begin the session, I would like to request Dr. IP Gautam sir to take the session ahead. The stage is for you, sir. आज के मेयोरल सेशन में आपका सबका स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है गुप्ता मैडम, मेयर ऑफ करनाल, यादव मैडम, मेयर ऑफ मनेसर, डॉक्टर IP गौतम, जिनका अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी अनुभव है, गुजरात काडर से हैं सर। शलभ गोयल जी जो NCRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मुंबई इसके पहले रेलवे में मुंबई में काफ़ी इन्होंने ऊंचे स्तर पे पदभार संभाला है। आज हम अगर देखते हैं तो शहरों का भारत की आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान है। शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। 2011 की अगर हम सेंसस देखें तो 31% जो जनसंख्या थी हमारी शहरों में थी। उसके बाद
और ये जनसंख्या जो है बढ़ रही है। अगर इसके साथ में हम शहरों के आजू बाजू के जिसे हम पेरी अर्बन एरिया बोलते हैं या फिर सेंसस टाउन बोलते हैं, जो शहरों से काफ़ी कनेक्टेड हैं, अगर उन्हें हम इसमें डालें तो जनसंख्या और भी ज़्यादा होगी। साथ में शहरों में जो आने वाले लोग हैं वो शहरों की जो जोग्राफिक लिमिट है उसके बाहर रह रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी, आप दिल्ली लीजिए, दिल्ली एक सिटी हो गया, लेकिन उसके आजू बाजू के जो काफ़ी पेरी अर्बन एरियाज़ गुरुग्राम से लोग आते हैं, आपको नोएडा से आएंगे, नॉर्थ से आएंगे। सो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन हुआ है सेटलमेंट का, वो भी काफ़ी बड़ी गति से बढ़ रहा है, और जिसका जो बढ़ने का दर है वो करीब करीब 3.5% है अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है कि पहले लोग सिटी में रहते थे, सिटी में काम करते थे, अब सिटी के बाहर के लोग सिटी में आ रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट के में टाइम जा रहा है वो बढ़ रहा है। कभी आपको 1.5 घंटा टाइम लगाना पड़ रहा है एक साइड में जाने, एक वन वे जाने में, कभी वही समय 2 घंटा हो जाता है। तो एक तो लेंथ ऑफ ट्रिप बढ़ रही है, दूसरा उसके कारण कंजेशन बढ़ रहा है, और आपकी प्लानिंग में इतने अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स हैं कि कभी आप निकलेंगे तो आपको कभी मैप में दिखाएगा, आजकल तो सभी लोग अपना मैप लगा के देखते हैं कि मैं कितने देर में पहुंचूंगा, पर वो भी समय पे फेल हो जाता है। तो आपकी जो ट्रांजिट प्लानिंग है, सुबह अगर 10 बजे पहुंचना है तो मैं कितने बजे उठूं, बच्चों को स्कूल कितने बजे भेजूं और कब जाऊं, ये बहुत बड़ा एक अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर हो गया है, और उसके पीछे जो कारण है हम देख रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि जब पहले सिटीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ था, तो एक था कि एक रेसिडेंशियल एरिया हो गया, एक हो गया बिजनेस एरिया, और लोग रेसिडेंशियल एरिया से बिजनेस एरिया में आ रहे हैं। तो ये जो जोनिंग का जो कंसेप्ट था काफ़ी सिटी में मिलेगा, लाइक अगर आप मुंबई में गए तो नरीमन पॉइंट हो गया, बीकेसी हो गया, दिस आर बिजनेस एरियाज, और आप उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं मॉर्निंग में, वन साइड तो एकदम आपको ट्रैफिक फुल मिलेगी, दूसरी साइड में खाली मिलेगी। तो जो डेवलपमेंट का जो मॉडल था, और ये मॉडल आपको हर जगह मिलेगा, मतलब दिल्ली में भी है, मुंबई में है, हर सिटी में आपको ये जो डेवलपमेंट का जो मॉडल था, इस मॉडल के कारण ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है एक साइड में मॉर्निंग में काफ़ी ओवरलोडेड, दूसरे साइड में फ्री, और उसका भी इफ़िशिएंट यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो मेन मकसद है कि लोगों को, मेरे ख्याल से पीछे ज़रा आवाज़ कम कर दीजिए, मकसद ये है कि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं कम से कम समय में और सुरक्षित पहुंचाएं। आज सुरक्षित पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है। सो ये चीज़ें हमको, अगर हम चाहते हैं, जो हमारा सपना है कि 2047 में हम विकसित भारत बने, तो साथ में अर्बन सेक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, और उसमें ट्रांसपोर्ट जो है हमारी इकोनॉमी की कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितनी इफ़िशिएंट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अर्बन प्लानिंग अब हमें ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग से जोड़ना होगा, और जैसे हम ट्रांसपोर्ट टीओडी की बात करते हैं, साथ में अब हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में हमारे पास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गई है। एनसीआरटीसी जैसे उन्होंने कुछ प्रमाण में चालू किया है अपनी मेरठ तक। उसके बाद अभी इस साइड में भी आप रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बना रहे हैं, दिल्ली मेट्रो है। लेकिन मैडम अगर आप देखेंगे तो मेट्रो तक पहुंचने के लिए जो हमें लास्ट माइल और मेट्रो से उतरने के बाद में फिर, या फर्स्ट माइल इसको बोलिए या उसको लास्ट माइल, वो दोनों चेंज होते रहती हैं, तो लास्ट माइल और फर्स्ट माइल जो है उसकी कनेक्टिविटी में जो है कभी कभी जो मेन ट्रांजिट है उससे ज़्यादा खर्च आ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये चीज़ें भी अब जब शहरों का प्लान करेंगे तो लास्ट माइल और फर्स्ट माइल में सिर्फ हम ये ही नहीं कि हम अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज़ करें, लेकिन उसमें बसेस, साइकिलिंग और पैदल चलना, ये भी बहुत ज़रूरी है।
तो आज बड़ी खुशी है कि हमारे बीच मनेसर और करनाल के मेयर मैडम उपस्थित है और आईपी गौतम साहब ने भी काफ़ी अर्बन सेक्टर में काम किया है। गुजरात बड़ा अर्बनाइज स्टेट है और सलभ गोयल जी जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना रहे हैं और उन्हें भी अपने सिस्टम चलाने के लिए लास्ट माइल फास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे गौतम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आगे का सत्र का आयोजन करें वो और इन विषयों पे हमारे जो आज बीच उपस्थित हैं उनकी विचार समझें और उसके बाद हम आगे के अपने शहरों के प्लानिंग के लिए काम करें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। आप सभी का 18वीं यूएमआई कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत पोस्ट लंच स्वागत। 2006 तक तो भारत में अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं थी। ये शहरी विकास मंत्रालय ने 2006 में अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के माध्यम से सभी शहरों को एटलीस्ट 52 cities of this country were connected in JNURM एंड सभी शहरों को अर्बन ट्रांसपोर्ट से जोड़ने का एक बहुत सराहनीय प्रयास हुआ और ये यूएमआई भी उसी समय 2007-08 से चालू हुई और आज कोरोना काल को छोड़कर ये रेगुलर हर साल एक और सभी तरह के जो अनुसंधान हैं इस विषय पे जो रिसर्च हैं डेवलपमेंट्स हैं और नए नए जो शहर जो अच्छा काम कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास मंत्रालय ने शुरू किया था और हर साल ये अपने नए तरीक़ों से एक बहुत बड़ा योगदान शहरी विकास में इसका है और मैं अपनी तरफ से सभी जो लोग आयोजक हैं और ख़ास करके सचिव श्री शहरी विकास मंत्रालय और उनके सहयोगी गण को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का जो ये सेमिनार है स्पेशली जो डिज़ाइन किया है कि जो इस एक्सपर्ट्स हैं जो इस शहरी विकास में जो अर्बन डेवलपमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और पॉलिसीज़ हैं और उनको जो लागू करने का जो काम शहर कर रहे हैं और जिनके मुखिया हैं वहाँ के माननीय मेयर श्री, तो उनको हम सुने और इसीलिए आज इस मेयर कॉन्फ्रेंस में 3 से 4 शहरों के मेयर को इनवाइट किया गया था। ऑफ कोर्स अभी आज यहाँ 2 मेयर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इन दोनों माननीय मेयर श्रियों का स्वागत करता हूं और इनको ऑफ कोर्स ये दोनों शहर जो हैं करनाल और मानेसर ये दिल्ली से बहुत नज़दीक, मानेसर तो बहुत नज़दीक है और करनाल भी 100 किलोमीटर की त्रिज्या में ही आता है और अब वो IRTSCC से भी उससे भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ने के कारण जो उसकी आज की आबादी 5 लाख 6 लाख है वो हो सकता है 2047 में जब आप अर्बन ईयर 2047 बना रहे हों तो ये 25-30 लाख का शहर हो जाए, क्योंकि एक बार ये अर्बन ट्रांसपोर्ट से जुड़ गया, दिल्ली से जुड़ गया, मेरठ से जुड़ गया और सभी जगहों से जो विकसित जगह हैं जो विकास के केंद्र को संचालित कर रहे हैं वहाँ से जुड़ गया तो इसका विकास और तेज़ी से होगा। वैसे ही मानेसर वैसे तो दिल्ली से लगा हुआ एक छोटा टाउन था, लेकिन अब ये यहाँ लगभग 10 लाख लोग किसी न किसी तरह से रहते हैं या उस शहर पे आधारित हैं। तो ये दोनों शहर विकसित शहर हैं और इन माननीय मेयर श्री जो आप वहाँ के और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि दोनों मेयर महिला उससे आते हैं और
they are representing their cities, and I am very happy that they are here to represent medium cities. जो आज हमारी शहरी विकास में समस्या है कि हमारे शहर जैसे नगर पंचायत से म्यूनिसिपैलिटी होता है, म्यूनिसिपैलिटी से कॉरपोरेशन बनता है, और वो जो उसके सेंटर में जो समस्याएं रहती हैं, पुरानी गटर की, सीवेज की, पानी की और ट्रांसपोर्टेशन रोड का और बहुत सारी चीज़ों का, वो इनहेरिट करती हैं, और वो हम उसको फिर धीरे धीरे शहर बढ़ता जाता है और उसकी प्लानिंग हम एडवांस में नहीं करते हैं। अभी ये समय आ गया है और हम जो है अभी शहरी विकास मंत्रालय भी बहुत कोशिश कर रहा है कि एक प्लान डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जाए। तो ये दोनों शहर ऐसे हैं जिसमें और इस तरह के सभी शहर जो 5 लाख के सीमा में अभी दिख रहे हैं, वो जब 2047 हम सेलिब्रेट करेंगे जब भी, तो उस समय तक ये सारे शहर जो है 20 से 25 लाख की आबादी में भारत के जाएंगे। तो ये उन शहरों को प्रतिनिधित्व करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग सिटीज़ ऑफ more than 5 lakhs, those who are going to lead this urbanization in this country. And they are also, they will be the model that whether we are going for a planned development or whether we are going to allow a unplanned growth. So we get this opportunity to meet, discuss and decide a agenda for future, that how we are going to develop our city. And many experts are also joining here. They are coming and sharing their experiences, and they are also learning. The newcomers, students and researchers also learn that in what direction Indian cities are moving, and that's the aim of this UMI conference, to connect all researchers, all experts, and all needy and cities, those who are going to share their best practices. So I am happy to introduce Honorable Mayor of Karnal, Renu Bala Gupta ji. इनका दूसरा टर्म है और she is a very experienced councillor of the city, and she is heading their city as a mayor. Honorable Indrajit यादव जी जो बानेसर की मेयर हैं, ये यंग एनर्जेटिक काउंसलर हैं जो अभी पिछले मार्च से मेयर हैं, और इनका बहुत इस क्षेत्र में अनुभवी रही है एज ए काउंसलर. तो they are going to share their experiences, their visions, that how this Indian cities having 5 lakh population, a medium class city, they are going to lead the development of the urbanization in this country, because by 2047 we are going to move beyond 50% of the urbanized population in this country. Thank you very much. हाँ, मैं ऑनरेबल रेनू बाला गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूँगा अपना विचार व्यक्त करने के लिए. एटीन्थ अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में उपस्थित सभी बंधुवर को मेरा प्रणाम है. सम्मानित मंच पर विराजमान बहुत ही सीनियर ऑफिसर हमारे बीच में हैं, जिनका एक लंबा अनुभव शहरों को आगे बढ़ाने में, शहरों की डेवलपमेंट में रहा है. आदरणीय हमारे बीच में आईपी गौतम जी, सुरेंद्र कुमार जी, शलभ गोयल जी, और हमारे बीच में सम्मानित मंच पर विराजमान मानेसर से महापौर महोदया आदरणीय इंद्रजीत यादव जी, और सभी
कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए आदरणीय मित्रों, अभी जिस तरह से ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी सकारात्मक चर्चा हमने यहाँ पर की, मैं आज यहाँ पर अपना सौभाग्य मानती हूँ कि हम ऐसे युग में और ऐसे समय में जब देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, एक नए विज़न के साथ, नई सोच के साथ, और इस कॉन्फ्रेंस का भी शुभारंभ और इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन हमें मिला। जिस तरह से उनका एक विज़न है कि हमारे शहर जो आगे विकसित हो रहे हैं, उनमें अर्बन मोबिलिटी, उनमें उनको लिवेबल बनाने के लिए कुछ ऐसे सकारात्मक और सार्थक उपाय किए जाएं, जिससे कि लोगों का जीवन सुगम हो सके, उन्हें आने जाने में सुगमता मिल सके। और इसके साथ साथ शहर में, क्योंकि हमारे शहर डेवलपिंग सिटीज़ हैं और उनमें ऐसी व्यवस्थाएं कि आने वाले समय में, जिस तरह से आईपी गौतम जी ने कहा कि ये शहर आने वाले समय में जब इन्हें पूरी तरह से कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो यहाँ पर जो हमारा देश अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें हमारे शहरों में लोगों का आना जाना और लोगों की मोबिलिटी के साथ साथ व्यापार, विकास और अन्य यहाँ पर गतिविधियों का विस्तार भी होगा। आज इस विकास की यात्रा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात, क्योंकि मैं करनाल से आती हूँ, ये करनाल तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे हर उस शहर तक सीमित है। ये हर उस शहर में व्यवस्था करने की बात है कि शहर पूरी तरह से विकसित, व्यवस्थित होना चाहिए, और ये हमारे संकल्प भी हैं। और इन संकल्पों को लेकर हम अपने शहरों को सुरक्षित शहर, बेहतर सड़कें, स्मार्ट और आगे ट्रैफिक की व्यवस्था, हर तरह से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए अपने शहर को लिवेबल बनाने के लिए, क्योंकि शहर में जिस तरह से मोबिलिटी अच्छी होगी, हमारे शहरों में अच्छी जाने की सुगमता, और करनाल जैसे शहर में माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से RITS आ रही है, तो एक नया विज़न, नई सोच, मैं ये मानती और समझती हूँ कि कोई भी शहर है वो ना केवल अच्छी सुंदरता से, व्यवस्था से अच्छा लगता है तभी वह स्मार्ट सिटी या एक अच्छा व्यवस्थित शहर है, बल्कि उसकी आत्मा और उसमें अंतर तक, उसमें स्वच्छता और हर तरह की, हर दृष्टि से उसमें व्यवस्था है, तभी वह अच्छा एक सिटी, डेवलप्ड सिटी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस तरह से उनका सोच और विज़न है कि अपने देश को स्मार्ट और विकसित बनाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम भी अपने शहरों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे उपाय कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे शहर में विशेष तौर पे स्वच्छता में हम कहना चाहेंगे कि हमारा हरियाणा है, ये हरियाणा में हमारा पशुधन होते हैं, तो उसमें हमारा जो CBG प्लांट है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, उसका प्रपोज़ल हमारा लगभग तैयार है कि इससे हमारा जो एनिमल वेस्ट है उससे हम पूरी तरह से मैनेज करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से, इसी तरह से कहीं हमारे सीवरेज को, हमारे गटर्स को इस तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। और इसके लिए हमारा ये प्रोजेक्ट लगभग फाइनल स्टेज पे है, जिसमें शहर को आने वाले समय में जो गटर की व्यवस्था है या उसकी प्रॉब्लम्स है उसे निजात दिलाएगा और उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अपने शहर में एक अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी विकास के लिए हम लोग, क्योंकि शहरों में
सबसे ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट उसका भी बढ़ना एक आम सी बात है और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे सॉलिड वेस्ट हमारा पूरी तरह से मैनेज हो, इसके लिए हमने वेस्ट टू एनर्जी का एक प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे वेस्ट से एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और लगभग हमारे करनाल शहर के लिए 15 मेगावाट हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो आने वाले हमारे जीवन को सुचारू रूप बनाने के लिए आगे हम लोग प्रयास करेंगे। और मोबिलिटी में आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं कि जब हमारे शहर में अभी जिस तरह से गौतम जी ने बताया कि रैपिड रेल का एक प्रोजेक्ट हमारे शहर में शुरू होने जा रहा है, जिसमें कि हमें जो आम आदमी है, जो हमारा व्यक्ति, जो आम शहर का नागरिक है, उसे शहर से जोड़ने के लिए और जब वो हमारे शहर में हर तरह से आगे बढ़ने के लिए उसे जो दिल्ली से आता है या कहीं हमारे शहर में, उसे रैपिड रेल से अपने गंतव्य तक जाने के लिए उसे हर तरह की सुविधाएं हम देने के लिए, चाहे उन्हें हमारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं और उसके साथ साथ हमारे इस तरह के गवर्नमेंट के जो सुचारू रूप से चलने वाले साधन हैं, जिनसे वो आगे अपने गंतव्य तक सुरक्षित जा सके। इस दिशा में हमारे प्रयास हमारे लगातार जो अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। हम शहर को एक अच्छा व्यवस्थित शहर बनाने के लिए, क्योंकि एक अच्छा शहर वो शहर हम नहीं मानते जिसमें ट्रैफिक की भीड़ हो और जिसमें आने जाने में कहीं कठिनाई हो, बल्कि एक अच्छा शहर जिसमें ट्रैफिक पूरी तरह से मैनेज हो और इसके साथ साथ वहाँ पर हर व्यवस्था सुगम रूप से उन्हें दी जा सके। इसके लिए हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में चाहे हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं और उसके साथ साथ हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स, हर तरह से हमारे वो सुविधाएं आम नागरिकों तक पहुंचने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपने शहर में एक अच्छी मोबिलिटी बनाने के लिए हम साइकिल ट्रैक, फुटपाथ और जिस पे जो हमारे आम नागरिक हैं वो अच्छे से सुरक्षित तरीके से अपने स्थान तक पहुंच सके, अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर इस प्रयास में हैं, जिसमें अपने शहर की व्यवस्थाओं को हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा चाहे विद्यार्थी है, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे महिला है, वो अपने गंतव्य तक चाहे सिटी बस से है और विशेष सुरक्षा प्रावधान से है, वो किफ़ायती किराए पे अपने प्राथमिकताओं में अपने स्थान तक पहुंच सके। इसके लिए हमने अपनी सड़कों को भी उसका भी नवीनीकरण किया है, उनको चौड़ी करके उन पे सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल और पार्किंग जोन बनाए हैं। अपने शहर में साइकिल ट्रैक और आधुनिक सेवाएं जो हमारी ट्रैफिक से रिलेटेड हैं उन्हें विकसित किया है और इसके साथ साथ अपने जीवन को आसान बनाने के लिए और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से भी करनाल शहर ने अनेकों अनेक योजनाएं और अनेकों अनेक तरह से विकसित करते हुए हरा भरा करनाल बनाने की तरफ हमने अपने कदम बढ़ाए हैं। और निश्चित तौर पे ये कदम हर शहर को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं और इसमें हम लोग अपने शहर को विकास के साथ साथ, विश्वास के साथ साथ और स्वच्छता की दृष्टि से भी आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि 2047 में हम इस सतत निरंतर विकास के साथ साथ अपने शहर को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित भारत की श्रेणी में अपने शहर को पूरी तरह से विकसित करते हुए आगे अपने कदम बढ़ाएं। और इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में इस तरह के नए नए आयाम और नई नई चर्चाएं
निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे शहरों को एक अच्छी गति देते हुए, एक अच्छे विज़न की तरफ आगे ले जाते हुए हमारे शहर को पूरी तरह से विकसित करेंगी, ताकि जो हमारे शहरों में पुराने हमारे एरिए हैं जिनमें हम लोग अच्छी व्यवस्थाएं, क्योंकि अभी गौतम जी बता रहे थे कि ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें कि हम नई मशीनों के साथ अपने पुराने शहरों में भी नई जान डालने का काम हम लोग करेंगे। आज इस एक्सपो में आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिला, आप लोगों का ये विज़न आप लोगों से एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ जुड़ने का अवसर मिला, उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए आप सब लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माननीय मेयर श्री मानेसर श्रीमती इंद्रजीत यादव जी अपना उद्बोधन करें। नमस्कार। मान व सम्मान के योग्य मंचासीत आईपी गौतम जी, शलभ गोयल जी, सुरेंद्र कुमार जी, मेयर करनाल श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, और यहाँ पहुँचे हमारे देश से और विदेश से सभी डेलीगेट्स का, हमारे हरियाणा सरकार और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, हमारे मीडिया कर्मचारियों का, और जो हमारे सहभागी यहाँ पहुँचे हैं उन सब का मैं व मेरे पूरी मानेसर निगम की तरफ से स्वागत करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पहुँचे और हमें आपके समक्ष कुछ शब्द रखने का मौका मिला। इसके साथ साथ 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप ये ऑर्गेनाइज़ नहीं करते तो शायद हम सब नहीं मिल पाते। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करवाया मानेसर नगर निगम की हदों में। और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मेयरल सेशन के लिए, जिसका हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन मेक आवर सिटी मोर लिवेबल। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में कुछ कमियां हैं जो अनप्लान्ड वे में की गई हैं, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। लेकिन उनको देखते हुए किस तरह से उनको रिजॉल्व किया जाए, हमारे मानेसर नगर निगम के कमिश्नर सर हैं आयुष सिन्हा जी और हमारे जो अधिकारी हैं, उन सबके सहयोग से हमने कुछ कार्य किए हैं जिससे हम अपने क्षेत्र में सुधार ला सकें, जिनमें सबसे पहले देखा जाए तो जो अनप्लान्ड वे में हमारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, गांव के एरियाज़ बने हुए हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास, हम सभी जानते हैं, पहले हमारे पास खेती होती थी, एग्रीकल्चर होता था, खेत होते थे, खेत बोए जाते थे। लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों को पूछें कि बेटा गेहूं कहाँ लगती है, तो उनको ये भी नहीं पता, बिकॉज हम सब मार्केट से सब चीज़ें लेते हैं। लेकिन हमारी पॉपुलेशन के चलते, पॉपुलेशन के बढ़ते, हमारा जो लैंड है वो कम होते जा रहे हैं और घरों की जो आबादी है वो बाहर तक फैलती जा रही है, जिसके चलते हमारे पास जो हमारे ग्रीनरी स्पेसेस हैं, जैसे गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, उनमें कमियां आती जा रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ स्पेसेस कम हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर एक घर गांव की सीमा में होना चाहिए था, आज वो घर बाहर जा रहा है, क्योंकि पहले जो लाल डोरा बोला जाता है, गांव की फिरनी बोली जाती है, वहाँ पर जो घर बनाए जाते थे वो लिमिटेड स्पेस में थे।
लेकिन आज जब परिवार बढ़ गया तो घरों की मांग भी बढ़ गई। और हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हम सब जॉइंट फैमिलीज़ में बहुत रेयर लोग रहना चाहते हैं, सभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ को प्रेफर करते हैं। तो सबसे जो पहली दिक्कत है वो है हमारे एरियाज़ में ग्रीन स्पेसेस कम होते जा रहे हैं, जिसको बढ़ाने के लिए मानेसर नगर निगम में पहल की जा रही है कि हर वार्ड में ओपन स्टेडियम्स बनाए जाएं, ग्रीन पार्क्स बनाए जाएं, रूफ टॉप्स बनाए जाएं। इंडस्ट्रीज़ में अप्रोच किया जा रहा है, जहां पर उनको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप रूफ टॉप गार्डन्स को बनाएं, स्ट्रीट लाइन ट्रीज़ को लगाया जाए। इसके साथ साथ जो कम्युनिटी गार्डन्स हैं उनको बनाया जाए। बना रहे हैं लेकिन प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज़, जस्ट लगाते जा रहे हैं। हम ड्राइव्स कर रहे हैं कि हमें ट्रीज़ लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग टेंशन ऑफ दिस इशू कि हम पौधे लगा रहे हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो रहा। तो उसके चलते हम सब मिलकर जो हमारे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उनको एक जाली से बंद किया जा रहा है, ताकि उनकी प्रॉपर बढ़त हो सके और हमारे क्षेत्र में ग्रीनरी को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो बढ़ती आबादी है उससे हमारे क्षेत्र में वाटर कंजर्वेशन जो है वो कम है, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसको ठीक करने के लिए हम सब जानते हैं कि पानी का जब स्तर गिरता है उसमें सबसे मुख्य कारण आता है वेस्ट का। जो हम आजकल सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उस प्लास्टिक को हम जगह जगह फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर होती जा रही है और पानी की कमी आती जा रही है। और मैं इसी के चलते हमने हमारे निगम में एक पहल की है जिसमें हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद किया है। इसके लिए चालान्स काटे जा रहे हैं और दुकानदारों को साफ कहा गया है कि जो भी पकड़ा जाएगा उनका चालान कटेगा और शॉप को बंद कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पुराने रिसोर्सेज थे वो किसी वजह से भर दिए गए हैं, जिनमें कुएं हैं, बावड़ियां हैं और जोड़ है। लेकिन जो मौजूद हैं, हमारे निगम की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सिटी को और लिवेबल बनाएं, पानी की आपूर्ति को पूरा करें। उसके लिए हम वहाँ पर एसटीपी वाटर सीवेज वाटर ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटिंग प्लांट्स को लगाए जा रहे हैं, जो जीएमडीए की मदद से हमने अभी नाहरपुर में एक प्लांट जो है वहाँ से हेल्प ली है, जो हमारे गांव में ट्रीटेड पानी को सप्लाई करेंगे, जोड़ों को भरा जाएगा, जिससे ज़मीन में पानी आएगा और हम पानी की आपूर्ति को पूरा कर पाएंगे। इसके साथ साथ तीसरी चीज़, हम जो वेस्ट है, वेस्ट का एक प्रॉपर वे में हम निस्तारण नहीं कर पा रहे, मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। उसके चलते हमने 3 लेयर्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है सेग्रीगेशन में जो हम कूड़ा घरों में डस्टबिन्स में डालते हैं वो मिक्स करके डाल देते हैं। लेकिन सेग्रीगेशन प्रोसेस के दौरान हम अपने क्षेत्र के वासियों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आप अगर अपने घर से ही कूड़ा सेग्रीगेट करके सूखा, गीला और ई वेस्ट जिसमें हमारे इलेक्ट्रिकल साधन आते हैं, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं पुराने, उनको अलग करके रखें। और इसके साथ ही हमने एक और पहल की है, गाड़ियाँ जो लगाई हैं वो गीले कचरे की, सूखे कचरे की अलग लगाई हैं, डस्टबिन्स अलग लगाए हैं। और इसके साथ साथ में RFID हर घर में इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी कचरा कलेक्शन हो उसकी पूर्ण रूप से पारदर्शिता रहे, हम मॉनिटरिंग कर सकें और हमें यह पता रहे कि कहाँ कौन सी गाड़ी कलेक्ट कर रही है कूड़ा प्रॉपर वे में या नहीं कर रही है। और इसके साथ साथ में हम दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है कंपोजिट पिट्स। हम सभी के घरों से गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, जिसको हम वैसे ही फेंक देते हैं। लेकिन अभी हमारी कुछ सोसाइटीज़ हैं और कुछ गांव हैं
जहाँ पर हमने कंपोस्ट पिट्स जो हैं वो किस तरह से बनाई जाएं, किस तरह से उनको मेंटेन किया जाए ताकि हम ऑर्गेनिक वेस्ट को कंट्रोल कर सकें और घर की खाद हो, क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो हम पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कैंसर के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़मीन पर जब हम इस तरह की खाद को यूज़ करेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल उन तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा, हम लोग रोड्स जो हैं हमारे उनको इस तरह से तैयार कर रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में रोड्स हैं, मॉडर्न रोड्स हैं, जहाँ पर बैठने के लिए लोगों के लिए सीट्स लगाई जाएंगी, ग्रीनरी बनाई जाएगी, फाउंटेन्स लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ साइकिल और पेडेस्ट्रियन वेज भी बनाए जाएंगे जो सेफ़र रहेंगे, जिसमें हम कई हद तक अपने ट्रांसपोर्ट के और जो ट्रैफिक जैमिंग है उसको कम कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, अगर हम किसी सिटी को लिवेबल बनाना चाहते हैं तो वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन, एसटीपी प्लांट्स, इसके साथ साथ सेफ्टी मैटर्स अ लॉट। उसके लिए हम अपने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सब जब घर से निकलें तो सेफ्टी से निकलें और सेफली अपने घर तक पहुँचें। और जहाँ पर क्राउडेड एरियाज़ हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं और उनकी प्रॉपर चेकिंग भी की जा रही है ताकि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो सेफली अपने घर से निकल सकें। इसके साथ साथ पॉल्यूशन को देखते हुए जो हमने वेस्ट कलेक्शन के लिए अभी व्हीकल्स लगाए हैं वो हमारे सभी ईवी व्हीकल्स हैं ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। और इसके साथ साथ कुछ और पानी के काम चल रहे हैं, नहरी पानी लाने की कोशिश की जा रही है। और मेरा मेट्रो से एक रिक्वेस्ट लगा लीजिए कि हमारे मानेसर तक अभी तक कोई भी मेट्रो नहीं पहुंची है, तो कृपया करके जो हमारे क्षेत्र में लोअर इनकम ग्रुप्स हैं और जो लोग घंटों का सफ़र तय करके दिल्ली तक या अदर स्टेट्स तक पहुंचते हैं उनको बहुत समय लगता है, अगर हमारे क्षेत्र में भी मेट्रो आ जाएगी तो हम सबका जीवन सुखद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और 2 लाइंस कहना चाहूँगी। ये लाइंस कही गई हैं जेएम लर्नर जो ब्राज़ील से मेयर हैं। अ सिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, a city is not a problem to be solved but a solution to be created. Thank you very much. Now, concluding remarks by Shri Sallabh Goel ji. आइए। Thank you, sir. Good afternoon to everyone. यहाँ पे सुरेंद्र बागड़े साहब ने अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को शुरू में पिरोया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कंटेक्स्ट सेटिंग करी। गौतम सर एक बहुत ही पुराने जिस परिपक्व एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद की बागडोर संभाली है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिसमें से साबरमती रिवर फ्रंट, और अभी वो साबरमती आश्रम के ओवरऑल इंचार्ज करता धरता भी हैं। हमारी दोनों महापौर जो कि एक एस्पायरिंग इंडिया को दिखाती हैं, करनाल जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 5 लाख है, मानेसर जिसकी पॉपुलेशन हरियाणा का एक छोटा सा जगह है करीब 1.25 लाख है, लेकिन देख के इतनी प्रसन्नता होती है। और जो मैडम ने बताया, जो दोनों महापौर लोगों ने बताया कि कितने सारे काम वहाँ पे हो रहे हैं और जिससे हो सकता है कि बहुत सारे शहर जो हमारे मिडिल लेवल शहर हैं वो उनसे सीख ले सकें और हो सकता है कुछ बड़े शहर भी उससे सीख ले सकें।
तो जो सब लोगों ने बताया उसको मैंने कोशिश करी है उसको एक समराइज करने के लिए, और मेरे हिसाब से इन सबको अगर समराइज करें तो करीब करीब 7 हिस्सों में 7 पॉइंट्स में इसको बांटा जा सकता है। अगर पूरी हम सिटी प्लानिंग की बात करें, हाउ टू मेक द सिटीज़ लिवेबल, तो सबसे पहली बात जो समझ में आती है कि जो हमारे जो सिटी प्लानर्स हैं और जो ट्रांसपोर्ट प्लानर्स हैं और जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लानर्स हैं, उनको एक साथ मिलकर काम करना होगा। ऐसा ना हो कि सिटी प्लानर्स हमारे अलग काम कर रहे हों, ट्रांसपोर्ट प्लानर्स अलग काम कर रहे हों, और जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की आजकल जो बहुत बात हो रही है वो अलग बात करें। जब तक ये तीनों हमारी जो एजेंसीज़ हैं साथ साथ मिलकर काम नहीं करेंगी, तब तक कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। चाहे हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, चाहे हम कुछ और बात करें। मैं पहले एक बार शायद सड़क बनाऊंगा और फिर मैं कुछ समय बाद मेरा जो एक दूसरी एजेंसी आके उस सड़क को तोड़ेगी। तो इसके कारण से आवश्यक है हमारे तीनों एजेंसीज़, और इसमें और एजेंसीज़ भी जोड़ी जा सकती हैं, उन सबको मिलके काम करना, एक सिंक में काम करना है। बड़े शहरों का अनुभव रहा है, और अभी जो हमारी जो महापौर मनेसर ने भी कहा कि जो हमारे लोग हैं उनको अपने दफ्तर के कार्य से या अपने पर्सनल कार्य से आना जाना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया, मानेसर से अगर दिल्ली आना हो तो कैसे आए। उसके लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है कि हमारा ऑफिस, और बड़े शहर जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरा ऑफिस और मेरा घर है उसको कम्यूट करने के बीच में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी से डिसाइड होती है कि आपका दफ्तर और आपका घर कितना नज़दीक है। उसके लिए बहुत सारे तरह तरह के सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एक है। दूसरा है कि जो हमारे फास्ट मोड्स ऑफ कम्यूट हैं, जैसे कि मेट्रोज़ हैं। महापौर मानेसर ने कहा कि अभी तक मानेसर में कोई ट्रांसपोर्टेशन जो दिल्ली को एक फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम अभी तक जोड़ नहीं पाया है। बट मैडम आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, जो भारत सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, उस लिए उन्होंने उस दिशा में कदम उठा लिया है। और अब जो RRTS है उसके बारे में सोच चल रही है कि दिल्ली को हम लोग मानेसर से होते हुए बावल तक उनको जोड़ा जाए, उसके बारे में अभी सोच चल रही है मैडम। उसके साथ साथ आप इंसिडेंटली हमारी दूसरी महापौर करनाल से हैं, तो दूसरा कॉरिडोर जिसके बारे में अभी फ़िलहाल बात चल रही है कि दिल्ली को करनाल से कैसे जोड़ा जा सके। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये शीघ्र ही दीज 2 प्रोजेक्ट्स विल सी द लाइट ऑफ द डे, और जो लोगों की एक एस्पिरेशंस हैं उस पे पूरा खरा उतरा जा सके, और हम ऑफिस को और जो घर का, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 बोला था, उसको दोनों को हम नज़दीक कैसे ला सकें। ये जो RRTS है मैडम, उसको मैं बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो है करीब ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे ये डिज़ाइन है। 160 किलोमीटर इसकी अधिकतम गति होगी, तो जिसके कारण से हमारी एवरेज स्पीड काफ़ी अच्छी आएगी और लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि जो मानेसर के या करनाल के जो हमारे लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, अगर दिल्ली की ओर या गुड़गांव की ओर आना जाना चाहें तो उनके लिए ये जो है आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो किसी भी एक लिवेबल सिटी के लिए जो मुझे समझ में आती है, जो आपने बोला उसका एक अगर समराइज़ करें कि हमारा सिटी का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, वो एक ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन जिसको कहें अगर हम अंग्रेज़ी में, ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन होना चाहिए। एंड फॉर दैट उसके अगर सब एलिमेंट्स और करें तो हमें वील हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल ओवर व्हीकल्स। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपने मैडम आपने खुद ही सुझाव दिया है कि दोनों शहरों में वॉकवेज बनाए जा रहे हैं, पेडेस्ट्रियन जोन्स बनाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, वॉकेबिलिटी बढ़ाने की बेसिकली प्रयास है। ग्रीन स्पेसेस की मैडम आपने बात करी कि हम रूफटॉप गार्डन्स बनाएं, पब्लिक स्पेसेस बनाएं। ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे बच्चे जो हैं घर में ना बैठे रहें, बल्कि उनको पब्लिक स्पेसेस मिले, और पब्लिक स्पेसेस में जहाँ के वहाँ पे बच्चे खेल सकें, और लोग बाग जो है वीकेंड्स पे जाके अपना कुछ समय बिता सकें। बड़े शहरों में तो ये बहुत बड़ी एक आवश्यक दिक्कत है कि वहाँ पे पब्लिक स्पेसेस नहीं हैं।
सुन के बड़ी खुशी होती है कि करनाल और मानेसर जैसे शहर पब्लिक स्पेसेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सिटी प्लानर्स का और ट्रांसपोर्ट प्लानर्स का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि पब्लिक स्पेसेस हमें बनानी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मार्केट डेवलपमेंट्स भी जो हो रहे हैं, जब लोग बाग आएंगे, रेजिडेंट्स बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो हमारे मार्केट्स आएंगे। आई एम श्योर कि जो है जो भी मार्केट स्पेसेस भी जो आप लोग डेवलप कर रहे होंगे वो बहुत एक प्लान्ड वे में डेवलप किए जा रहे होंगे, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। करनाल के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, काफ़ी प्लान्ड शहर है जहाँ पे सेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो हर सेक्टर का मार्केट जो कि एक चंडीगढ़ का मॉडल है, उस टाइप के छोटे छोटे मार्केट्स आई एम श्योर करनाल में, मानेसर में आप लोग डेवलप कर रहे होंगे। और इन दोनों हमारी जो करनाल मानेसर से पूरे जो हमारे इस साइज़ के जो डिफरेंट शहर हैं वो इस सबसे बाकी कुछ सीख ले सकते हैं। चौथा पॉइंट जो मुझे समझ में आता है, आपकी बातों से लिख के मैंने उसको एक समराइज़ किया है, दैट इज़ इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी एंड इंक्लूजन का मतलब मुझे समझ में आता है कि हमारे जो भी हमारे समाज के डिफरेंट वर्ग हैं उन सबको हमें साथ लेके चलना है। उसके लिए गुजरात से बात हो रही थी, एमडी गुजरात से बात हो रही थी, उनकी टीम से यहाँ पे बात हो रही थी, तो वो एक स्टेशन के ऊपर ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बना रहे हैं, स्टेशन के ऊपर ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बना रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है जो कि गुजरात मेट्रो ने किया है कि जो है हमारे इंक्लूसिविटी की जब हम बात करते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो वहीं पे रहेंगे, स्टेशन पे उतरेंगे, वहीं से कम्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इंक्लूसिविटी मानेसर में, करनाल में आई एम श्योर आप लोग करेंगे और बाकी शहर भी इसको कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ यूनिवर्सल एक्सेस। कई बार हम लोग जब हम डिज़ाइन करते हैं शहरों का, या इवन जो मेट्रो स्टेशंस पे और आरआरटीएस स्टेशंस पे हम लोग का प्रयास रहता है कि यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है कि वहाँ पे हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग आएंगे, हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, व्हीलचेयर वाले भी आएंगे और हमारे स्ट्रेचर्स पे भी लोग बाग आएंगे। तो उन सबको मैं कैसे सिटी का डिज़ाइन करूं कि अगर मेरा कोई डिफरेंटली एबल्ड भी मेरा कोई व्यक्ति है, अगर वो मॉल में घूमने जाना चाहता है या गार्डन में जाना चाहता है, तो उसके लिए वहाँ पे रैम्प्स उपलब्ध हों। तो उस दिशा में मुझे लगता है काम करने की आवश्यकता है और कर भी रहे हैं। जहाँ तक आरआरटीएस और मेट्रो स्टेशंस का सवाल है मैम, इस पे काफ़ी कुछ ध्यान दिया जाता है और इवन जो टिकट विंडोज़ हैं उनको भी नीचे रखा जाता है, कुछ एक टिकट विंडोज़, जिससे कि एक छोटा व्यक्ति भी या जिसको कोई एक व्हीलचेयर बाउंड है वो भी उसमें जा सके। और आरआरटीएस में मैम हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि कोई स्ट्रेचर से अगर कोई आता है व्यक्ति, तो उसको स्टेशन के एंट्रेंस से लेकर हम लोग उसको लिफ्ट में ले जा सकें। लिफ्ट में भी स्ट्रेचर आ सकते हैं, उसको स्क्वायर टाइप की लिफ्ट ना बनाते हुए उसको रेक्टेंगुलर लिफ्ट बनाई गई हैं। वो स्ट्रेचर का स्ट्रेचर ट्रेन में, आरआरटीएस ट्रेन में चला जाएगा और एक जगह उसमें ट्रेन में निर्धारित की गई है जहाँ पे उसको सिक्योर करके रखा जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट ये जो मेरा चौथा पॉइंट था इक्विटी एंड इंक्लूजन का, पांचवा पॉइंट मुझे आज लगता है मैम जो होना चाहिए फॉर एनी लिवेबल सिटी, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। महापौर करनाल ने ग्रीन करनाल बनाने की बात करी। जो एनिमल वेस्ट होता है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन की 15 मेगावाट का आपने बात करी मैम, लगा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अगर हम नहीं करेंगे, जो पुराने शहरों में जो एक बहुत दिक्कत आ रही है, स्पेशली जो लोग स्मार्ट सिटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो इस चीज़ को दिक्कत देख रहे हैं कि अगर हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। गौतम सर ने लेकिन बताया अपने एक्सपीरियंस से कि आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो हमारे चोक्ड गटर्स, ड्रेन्स हैं पुराने, उनको खोल सकते हैं और उस पर कार्य किया जा सकता है। तो शुरू से ही जो हम ड्रेनेज सिस्टम्स प्लान करें वो हमें 50 ईयर्स डाउन द लाइन, मे बी 100 ईयर्स डाउन द लाइन उसको हमें करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड मॉडल विच करनाल एंड मानेसर आर फॉलोइंग। वो लोग शुरू से ध्यान दे रहे हैं और वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन पे ध्यान दे रहे हैं। और आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत सारी उसमें स्कीम्स आ गई हैं जो कि वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन के बारे में जो कि सपोर्ट करती हैं।
अगली चीज़ जो छठा पॉइंट जो लगता है कि जब हम सिटी को डिज़ाइन करें तो उसमें रिजिलियंस जिसको बोलते हैं, रिजिलियंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी हमारे शहरों में हम कह नहीं सकते हैं कि कब कहाँ पे बाढ़ आ जाएगी या कब कहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। तो उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे सिटी प्लानर्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी हम नक्शे पास कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, और कभी बाढ़ आती है तो पानी जाएगा कहाँ। मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ मैम, वहाँ पे देहरादून में कभी बाढ़ आती नहीं थी, लेकिन इस बार देहरादून में भी बाढ़ आई है। तो कहना बड़ा मुश्किल है आजकल के ज़माने में, क्लाइमेट चेंज के ज़माने में, क्लाउड बर्स्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे बाढ़ आएगी, कहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। तो हम इस तरह के इंसिडेंट्स अक्रॉस इंडिया सुनते रहते हैं। इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लिवेबल सिटीज़ की बात करें तो हम बात करें कि हम अपने जो नए डिज़ाइन करेंगे बिल्डिंग्स का, हाउसेस का, उनका डिज़ाइन हम कैसे करें। सो वी हैव टू बी डिज़ास्टर रेडी। कल हम लोगों ने एक सेशन था जिसमें डिज़ास्टर रेडीनेस की बात की गई थी कि अगर डिज़ास्टर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, शहरों को कैसे रेडी रहना चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं उसको कैसे रहना चाहिए, फायर ब्रिगेड का क्या रोल रहने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन फर्दर हो सकता है। एंड आखिरी पॉइंट जो सातवां पॉइंट मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि इकोनॉमिक वाइब्रेंसी, कोई भी शहर हो वो ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस को, जो लोकल बिजनेस को सपोर्ट करे। हर शहर का एक लोकल बिजनेस होता है और हर डिस्ट्रिक्ट का एक लोकल बिजनेस होता है। तो उस बिजनेस को हम कैसे सपोर्ट करें और उसको हम कैसे उभारें, उसको वहाँ की जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है उसको शहर कैसे उभार के लाता है, उस प्रोडक्ट को कैसे उभार के लाता है। मान लिया आप करनाल से बिलोंग करती हैं, तो मैं अगर तरावड़ी के चावल मैं कैसे अपने मार्केट करूं, कैसे मैं उसको बेचूं। मानेसर के कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, हर शहर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं कैसे मार्केट करूं, वहाँ के आर्टिसंस हैं, वहाँ का कल्चर है, उसको मैं कैसे हाईलाइट करूं। और उस वहाँ के लोकल बिजनेस को की वाइब्रेंसी के लिए एक बहुत ज़रूरी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से रहे कि वहाँ के लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करे, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे RRTS हो, चाहे मेरे ट्रक्स हों, बसेस हों, लेकिन उस सबको प्लान करने की ज़रूरत है। और वो ऐसा ना हो कि पूरा शहर का चोकिंग हो जाए। इसके कारण से जगह जगह शहरों में बाईपास भी आज की तारीख में बनाए जा रहे हैं कि करनाल बाईपास या पानीपत बाईपास या मानेसर बाईपास। तो उन बाईपासेस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़, जब हम लिवेबल बोलते हैं, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर शहरों की बात करते हैं कि वहाँ पे बहुत कंजेशन रहता है। बट जहाँ पे कंजेशन रहता है वहाँ पे एक कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो हमारे रोड और ब्रिजेस होते हैं, जो बाईपास रोड्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो एवरी सिटी इफ़ इट हैज़ टू बी मेड लिवेबल, वहाँ पे रोड और ब्रिजेस की काफ़ी मुझे लगता है आवश्यकता है। उसके साथ साथ पेडेस्ट्रियन सबवेज की ज़रूरत है, पेडेस्ट्रियन फुट ओवर ब्रिजेस की ज़रूरत है, जिसके कारण से जो है लोगों की, एक आम नागरिक की ज़िंदगी आसान हो सके। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम जो है बांध देते हैं जो सिटी प्लानर्स को कि मिक्स लैंड यूज़ डेवलपमेंट हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। मिक्स लैंड यूज़ डेवलपमेंट मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर है जो कि करना चाहिए, जिसके कारण से हम दफ्तर को और घर को नज़दीक भी ला सकते हैं, वहीं पे हम मार्केट भी बना सकते हैं। लोगों का, जब हम बोलते हैं 5 मिनट सिटी या 20 मिनट सिटी, जो आजकल कंसेप्ट की बात करते हैं, तो जब तक ये मिक्स्ड लैंड यूज़ डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें अपनी प्लानिंग में मुझे लगता है कि मिक्स लैंड यूज़ डेवलपमेंट को ज़रूर हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। एंड इनोवेशन हब्स जो हैं, अगर हम बाहर के बहुत सारे शहरों से बात करें तो वहाँ पे हम बात करते हैं चाइना की और बाकी देशों की, वहाँ पे कि इनोवेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। आज सुबह एक यंग लीडर्स का एक सेशन मैं सुन रहा था, कल भी एक यंग लीडर्स और इनोवेशन का सेशन मैं सुन रहा था।
तो हमें, मुझे लगता है कि हर शहर में, हर बड़े शहर छोटे शहर में हमें इनोवेशन को अगर बढ़ावा देना है तो हमें कुछ इनोवेशन हब्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि और बीच बीच में हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे यंग लीडर्स हैं, उनको एक वॉइस मिले और वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और एक कुछ सेशंस हो सकें जिसके बारे में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से सीखें और उसमें यंगस्टर्स हमारे और मोटिवेट हों। ये मेरा एक अगला सोचना है मैम। एंड फाइनली लास्ट नॉट बट द लीस्ट, जो हमारे पुराने शहर हैं, ये तो हो गया सारा जो हमारे उभरते हुए शहर हैं। जो पुराने शहर हैं, जैसे जिसको अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली 6 जिसको अक्सर कहा जाता है, पुरानी दिल्ली वाला जो एरिया है, बल्ली मारन, चावड़ी बाज़ार एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहाँ पे या मुंबई की बात करें, क्रॉफर्ड मार्केट है या मोहम्मद अली रोड, ऐसी जगह हैं वो इतनी ज़्यादा क्राउडेड हैं कि वहाँ पर जो है आदमी को चलना भी पॉसिबल नहीं है। सो द प्लानर्स एंड द थिंकर्स दे ऑल्सो नीड टू थिंक कि ऐसे जो पुराने शहर हैं, हर शहर में एक पुराना शहर ज़रूर होता है, वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं विदाउट सब लोगों के, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, मान लिया चांदनी चौक में रेहड़े वाले बहुत आते हैं, लेकिन उसी रोड पे पैदल भी चल रहे हैं लोग, बाहर रेहड़े वाले भी आ रहे हैं, तो ऐसी जगहों का रीडेवलपमेंट के बारे में भी मुझे लगता है अगर उस एरियाज़ को लिवेबल बनाना है तो उसके बारे में भी सोच है, गवर्नमेंट की सोच है, बिल्कुल उसको सोचा जा रहा है, बट उसमें भी और पुश देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Salabh Goyal, sir, MD NCRTC, for concluding the session. Thank you, IP Gupta, sir, IP Gautam, sir, for conducting the session so smoothly and keeping the session lively. Now, I like to request Honorable Chair, Sri Surinder Kumar Bagde, sir, to kindly present the mementos to our speakers. Mrs. Renu Bala Gupta, Madam Mayor Karnal, please come forward to receive the mementos. Mrs. Indrajit Yadav ji, Mayor Manesar, please come. Sri Salabh Goyal, sir. IP Gautam, sir. Thank you, sir. Now, I would like to request Sri Sumit Bhatnagar, Director BMRCL, can come on a stage and present a memento to Chairman, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. The next valedictory session will be held in same hall at 4 p.m. So all please be here. The next session will be held very soon.